हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज की तीसरी वीडियो में। फिजिक्स में लगभग हमने बहुत सारे टॉपिक्स आपके लिए बनाए, बहुत सारी चीजें बनाई, लेकिन ये क्विक रिवीजन चल रहा है 2023 के लिए। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी, मैग्नेट की डेडिकेटेड वीडियो बना दी। टेलीग्राम पे जाना है, टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना है बी डिकेडियन 12, वहां पे आपको इन सब की पीडीएफ वगैरह मिल जाती है। और जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है सिर्फ वही लगा रहे हैं। आज डे 3 है, 7 डेज की ये सीरीज है फिजिक्स की, 7 केमिस्ट्री की आएंगी और इंग्लिश और बायोलॉजी आपके लिए लगातार आ रही है सर, ठीक है। फिर बायोलॉजी तो लगभग हमने कवर भी कर दी है, वो अपनी बी डिकेडियन 12 पे आ रही है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे जाके बी डिकेडियन 12 सर्च कर लीजिए, सारे लिंक आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट लगाया है किसी अवतल पृष्ठ के लिए प्रकाश का अपवर्तन। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें सब कवर कर देंगे हम लोग लाइट से रिलेटेड, ठीक है, यहां पर इस पूरी वीडियो में। तो देखिए बहुत आसान है। अवतल पृष्ठ क्या होता? उत्तल मतलब होता उभरा हुआ, ठीक है। मान लिया इस तरीके से जो उभरा हुआ तो जो उत्तल लेंस है, खाली ऐसे करते हैं तो ये पृष्ठ है, ठीक है। अगर उभरे हुए पे प्रकाश पड़ेगा तो ये उत्तल है, दबे हुए पे प्रकाश पड़ेगा तो ये अवतल है, ठीक है भाई। तो यानी कुल मिला के किसी अवतल पृष्ठ के लिए प्रकाश का अपवर्तन। लो भैया, एक अवतल पृष्ठ ले लिया हमने, आराम से समझना, थोड़ा क्विक रिवीजन है तो बढ़ाते चलेंगे। ये सारे डेरिवेशन हमने अलग अलग भी बनाए हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको, आप सोचते हो सुकून से देखें हम, तो पूरा आराम से सुकून से देख सकते हो। ये क्विक रिवीजन है, ठीक है भाई। एक एक वीडियो पूरी प्लेलिस्ट में देखिए, सारी चीजें अलग अलग भी बनाई हैं। यहां पर एक वस्तु रखी होगी O, ठीक है। प्रकाश किरण आएगी, मुड़ जाएगी, इसे जब हम पीछे बढ़ाएंगे, ये देखिए डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाएंगे तो ये I पे काटेगी। I मतलब है इमेज। ये हमने एक हमने यहां पे अभिलंब खींच दिया जिसका नाम दे दिया C और नाम दे दिया N, ठीक है भाई। फिर से एक बार बता देते हैं, बिंदु क्या है? O, वस्तु है। यहां से क्या प्रकाश किरण आई, थोड़ी सी मुड़ गई, जिसे पीछे बढ़ाया तो कहां पे काटा? आई पे। आई पे क्या बना? इमेज माने प्रतिबिंब। एक हम लोगों ने लंब डाल दिया C और लंब क्या डाल दिया? N, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? भैया यहां वस्तु तक की दूरी को हम लोग हमेशा U मानते हैं। वस्तु तक की दूरी को क्या मानते हैं? U। प्रतिबिंब यहां बना तो प्रतिबिंब तक की दूरी को V मानते हैं। केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या यानी R मानते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको चीजें फॉलो कर लेनी है। अब देखिए आगे, दूरी मान ली, ये वाला कोण अल्फा मान लिया, ये बीटा मान लिया, ये गामा मान लिया, ठीक है। अब एक चीज हम आपको और समझा देते हैं, उसके बाद समझ लो इस डेरिवेशन की खेल खत्म हो गया डेरिवेशन के। तो जरा यहां देखिए, देखिए भाई, ये जो एक देखिए ये अभिलंब हमने खींचा यहां पे, ये अभिलंब है, ठीक है। जो प्रकाश किरण आती है, एक प्रकाश किरण आई, उसका कोण भी आई, ठीक। जो किरण आ रही होती है उसका अभिलंब के साथ में कोण जो है वो आई होता है। और एक गई, देखो गई वाली है तो इसे पीछे बढ़ा, इसके संग में कोण आर होता है। बस दो कोण आपको पता होना चाहिए, जो किरण आई उसका कोण आई और जो गई उसका आर। या इसे देख लो, जो गई उसका आर, इसे पीछे बढ़ाओगे तो जो एकांतर कोण है तो ये भी आर है, ठीक। कैसे भी समझ लो आप, ठीक। अब करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है। देखो ये वाला त्रिभुज है, दिख रहा है। त्रिभुज का नियम होता है कि बाहर वाला जो कोण होता है बहिष्कोण, वो बचे हुए दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो एक बार हम लोग ये वाला त्रिभुज ले लेंगे और एक बार हम लोग ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। इससे क्या होगा? दो समीकरणें बन जाएंगी। देखो भैया, इस वाले बड़े त्रिभुज को लोगे क्या है? गामा है बाहर वाला कोण, अंदर वाला है आई, अंदर वाला है अल्फा, यानी अल्फा प्लस आई बराबर गामा हो जाएगा। एक बार ये वाला लेंगे तो बाहर वाला कोण बाकी दोनों के जोड़ के बराबर, तो बीटा प्लस आर बराबर गामा हो जाएगा। लो देखो, पहला त्रिभुज लिया, बाहर वाला कोण बाकी दोनों के बराबर, दूसरा कोण लिया, बाहर वाला कोण बाकी दोनों के बराबर, समीकरण 2 बना लीजिए। आई का मान यहां से निकाल लिया, आर का मान यहां से निकाल लिया। स्नेल का नियम साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। आई आर का मान रख दिया। कोण छोटे हो तो साइन को छोड़ सकते हैं, रेडियन में कोण नापेंगे। साइन से साइन हटा दिया, ठीक है, या फिर साइन से साइन नहीं हटाया, साइन को हटा दिया क्योंकि कोण छोटे, रेडियन में कोणों को नाप रहे हैं। यहां रख लिया, वैल्यू रख दी, उधर लेगा, समीकरण 1 बना ली, ठीक। यानी करना क्या है इस डेरिवेशन में? इस त्रिभुज में बहिष्कोण लगाया, इस त्रिभुज में बहिष्कोण लगाया, आई आर का मान निकाला। स्नेल का नियम एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर होता है, इसमें मान रख दिया। कोण छोटे हैं, समीकरण 1 बना ली। उसके बाद अल्फा, देखो ये समीकरण बन गई। अब अल्फा बीटा गामा के सिर्फ मान निकालने होते हैं। उसके लिए आपको ये त्रिभुज दिखेगा। देखो भैया, ये वाला त्रिभुज देखो, ये देखिए इस तरीके, ये वाला जो त्रिभुज है, ये लंब जो पड़ा हुआ है, एक त्रिभुज ये है, एक ये है और एक ये है। ये जो 3 त्रिभुज है भाई साहब, ये देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इस वाले से क्या करेंगे? tan अल्फा लगाएंगे। देखो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, tan गामा बराबर लंब बटे आधार। तो इस तरीके से एक चीज याद रखिए, हमेशा उधर की दूरियां प्लस होती हैं, इधर की दूरियां माइनस होती हैं। बस
तो क्या किया भैया, इन तीनों समीकरणों में लगाया फार्मूला, देखो कैसे, ये देखिए, ये लगाया 10 अल्फा, ठीक है, माइनस क्यों ले रखा है, माइनस का यू क्योंकि दूरियां इधर हैं, ऐसे 10 बीटा 10 गामा, अल्फा बीटा, ऐसे जब कोण छोटे हैं तो 10 को भी छोड़ दिया, अल्फा बीटा के मान समीकरण में रख दिए, हल किया, माइनस एच कॉमन होकर कैंसिल हो गया, फाइनल इंप्रूवमेंट आ गया n अपॉन v माइनस का 1 अपॉन u, ये यहां पे गलत है, इसे आप सही कर लें, इसलिए हम कहते हैं वीडियो जरूर एक बार शॉर्ट में देख लिया करो, यह है 1 अपॉन u बराबर n माइनस 1 अपॉन r। अगर भैया जो है दो माध्यम हो, मान लिया लेंस जो दर्पण था इसके इधर अलग माध्यम हो उधर अलग माध्यम हो, तो जहां जहां ऐसे करके लिखेंगे, लिखा हमने n2 बटे n1 बराबर n बटे 1, जहां जहां पे 1 है वहां n1 रख देंगे, जहां जहां पे n है वहां पे n2 रख देंगे, तो n की जगह n2, 1 की जगह n1, और ये नया फार्मूला अपना बन जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सरल डेरिवेशन है, ये देखो बन गया फार्मूला। उसी तरीके से होता है उत्तल के लिए, उत्तल में क्या होगा, सिर्फ चित्र समझ लो, बाकी कोई टेंशन नहीं है। लो भैया देखो, बाकी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, ज्यादा दिक्कत हो तो क्या करोगे, कमेंट कर देना आके। ये देखो भाई, तो ये देखो ये क्या है, अब की इधर से प्रकाश पड़ेगा, जब इधर से प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या है भाई, उत्तल है। ठीक है भाई, ये देखो ये वस्तु है, प्रकाश किरण आई, मुड़ गई, पीछे बढ़ाया, यहां पे काटा, ये डाला अभिलंब, बिल्कुल सब वैसा ही है। ठीक है, बस ये कोण कितना था अल्फा, ये कितना था बीटा, ये कितना था गामा, ऊंचाई कितनी है, सब बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, जो किरण आई उसका कोण क्या है, देखो आई है, जो गई है उसका कोण क्या है आर, सब कुछ वैसे ही है। एक बार फिर अल्फा वाला त्रिभुज लेंगे, देखो बाहर वाला कोण ये वाला आपकी बाहर है, बाकी दोनों के जोड़ के बराबर, ऐसे ही बाहर वाला कोण बाकी दोनों के जोड़ के बराबर, इधर वाली दूरियां हमेशा माइनस, उधर वाली दूरियां हमेशा प्लस, बस अब क्या लो सेम वैसे आई का मान निकाला, आर का मान निकाला, स्नेल का नियम लगाया, समीकरण बनाई, अल्फा बीटा गामा के मान निकाले, और उसके बाद फाइनल इंप्रूवमेंट यही वही आ गया जो अवतल के लिए आता है, वही उत्तल के लिए आता है। बिल्कुल आसान है, एक बार आप खुद देखना, बैठ के प्रैक्टिस करना, हो जाएगा भाई। ठीक है, थोड़ा पेन चला लेना संग में। किसी पतले लेंस के लिए सूत्र क्या होता है, बहुत आसान है। इधर देखो भाई, अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला है पृष्ठ के लिए ये फार्मूला, n अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू बराबर n माइनस 1 अपॉन आर, इसी को यूज करेंगे। देखो भाई, ये दो पृष्ठ हैं, ठीक, ध्यान से समझ लो, सिर्फ चित्र का ही खेल है, सिर्फ और सिर्फ चित्र का ही खेल है भाई। यहां देखो ये दो पृष्ठ हैं, ठीक, पहले पृष्ठ के सामने ये वस्तु है, ठीक है, अगर ये दूसरा वाला पृष्ठ ना होता तो ये क्या करता, यहां से किरण आती, प्रतिबिंब बनता यहां, ये देखो आई डैश है, लेकिन दूसरा वाला भी रख दिया तो वहां नहीं गई, ये किरण फिर मुड़ गई और प्रतिबिंब बना यहां पे। तो पहले वाले के लिए ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, दूसरे वाले के लिए ये वस्तु है, क्योंकि अब इसने इस वाली किरण को लिया तो ये वस्तु है दूसरे वाले के लिए, और ये प्रतिबिंब, बस इतना ही है। सुन लो, पहले वाले के लिए ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, दूसरे वाले के लिए ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। वस्तु तक की दूरी u, प्रतिबिंब तक की दूरी v, फाइनल प्रतिबिंब, और यहां बीच की स्टेट है तो हमने इसे मान लिया v डैश। ठीक है भाई, जरा ध्यान से देखना, इसकी मोटाई अगर हम लोग t मान लें, ठीक है, तो पहले से दूरी v डैश मान ले रहे, तो दूसरे से कितनी हो जाएगी, v डैश माइनस का t हो जाएगी। ठीक, बात खत्म हो गई। बिल्कुल सेम फार्मूला लगाएंगे, बताओ क्या फार्मूला है, n अपॉन v माइनस 1 अपॉन यू बराबर n माइनस 1 अपॉन r, अभी ऊपर प्रूव किया हम लोगों ने। ठीक है, n की जगह n रख दिया, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी b डैश, पहले के लिए प्रतिबिंब वो है तो b डैश रख दिया, u की जगह u रख दिया, r की जगह r1 रख लिया क्योंकि पहला पृष्ठ है, मान रखा, समीकरण 1 बना दी। दूसरे पृष्ठ में n की जगह 1 अपॉन n कर देंगे, क्यों, पहले हवा से कांच में जा रही थी, अब कांच से हवा में जा रही है तो अपवर्तनांक उल्टा हो जाएगा, यानी n की जगह 1 अपॉन n रख दिया, b की जगह b होगा क्योंकि दूसरे का प्रतिबिंब यही है, दूसरे की वस्तु वो है, तो u की जगह क्या होगा, b डैश माइनस t होगा, और r की जगह r2 हो गया। मान रख दिया, हल किया, n से गुणा कर दी, इसे हल कर लिया, मान लिया b डैश बड़ी वैल्यू, t मोटाई, पतला लेंस है तो पतला लेंस t छोड़ दिया, दोनों को हमने जोड़ दिया, जोड़ा तो जो कैंसिल था वो कट गया, इधर बचा 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन यू, इधर ये बच्चा, हमने लिख दिया जब वस्तु अनंत पे रखी हो तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनेगा, वस्तु यानी अनंत पे मतलब वस्तु की दूरी u होती है, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, b का मान f है, क्या किया, b की जगह f रख दिया, u की जगह अनंत रख दिया, 1 अपॉन अनंत 0 कर दिया, समीकरण बन गई। इसे देखो यहां पे देखो ये मान बराबर है, तो 1 अपॉन f बराबर आ जाएगा 1 अपॉन b माइनस का 1 अपॉन u। सरल भाषा में समझाएं तो दो पृष्ठ हैं, पहला पृष्ठ लिया n अपॉन b माइनस 1 अपॉन u, पहला समीकरण बना लिया, दूसरा समीकरण बना लिया, और क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने के बाद जो हल करके आया वही अपने सामने है, 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u। फिर है संपर्क में रखे दो पतले लेंस, सेम है, देखो ये फार्मूला भी हमने प्रूव किया, ये इसी का इस्तेमाल करेंगे।
पहले के लिए ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, दूसरे के लिए ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब, बात खत्म। लो, पहले के लिए 1/a बराबर 1/b माइनस 1/u, फोकस दूरी f1 मान ली, वस्तु u, प्रतिबिंब b' पे है। दूसरे के लिए फोकस दूरी f2, प्रतिबिंब अब की इसकी वस्तु b' पे है और ये इसका प्रतिबिंब है, बात खत्म हो गई। लो, दोनों को जोड़ दिया, जो कटना था कट गया। बड़ा सा लेंस अगर रख दें तो इन दोनों को जोड़ के 1/f, फार्मूला हो जाएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यानी ये जितने भी डेरिवेशन है बिल्कुल सीधे सीधे काहे पे, फार्मूला पे इस्तेमाल है। ठीक, अगर आपको लगता है कि कोई डेरिवेशन आपको दोबारा से देखना है, प्लेलिस्ट यहां पे बनी हुई है तहलका बैच 2023, उसमें जाइए, सारे हमने एक एक करके और बहुत सुकून से करवाए हैं, एक एक घंटा लेके। ठीक है सर, लेकिन यहां पर एक क्विक रिवीजन है, तो इस तरीके से आप इसे चलाएंगे। फिर पतले लेंस के फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र बहुत सारा ले लो, यहां देखो, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र क्या, लो भैया ये है, एक वस्तु ए बी रखी है, दो प्रकाश किरणें आएंगी, एक यहां गई टकरा के चली गई, दूसरी फोकस से गई टकरा के चली गई, यहां पे प्रतिबिंब बन गया। 4 आपको त्रिभुज मिलेंगे, 1 2 3 4, 4 कौन से, 1 2 3 4, कोई दिक्कत। सबसे पहले जे त्रिभुज लेंगे, समरूप का मतलब एक जैसे त्रिभुज है, बस ये थोड़ा सीधा है, ये थोड़ा उल्टा है, ये थोड़ा सीधा है, ये थोड़ा उल्टा है, तो समरूप त्रिभुज है। तो ये समरूप त्रिभुजों की ये होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसका लंब बटे इसका लंब, इसका आधार बटे इसका आधार, इसका लंब बटे इसका लंब, इसका आधार बटे इसका आधार। ठीक, जे लो, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार, दोनों को बराबर कर दिया, मान रख दिया, सबको पता है इधर वाली दूरियां क्या होती, माइनस, तो x डैश f डैश माइनस में लेंगे, x और f प्लस में लेंगे, दोनों मान रख दिया, माइनस माइनस कट गए, ये आ गया न्यूटन का सूत्र, जो बिल्कुल आसान है। ठीक है भाई। उसके बाद है हाइगेंस की तरंगिकाओं का सिद्धांत, मोस्ट वांटेड है। अगर आप पेपर में ये छोड़ के जाते हैं तो इससे बड़ी बेवकूफी नहीं होगी। हाइगेंस का तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है, तरंगिकाओं का सिद्धांत होता है, इसके आधार पर तरंगिकाएं होती, तरंगों के रूप में प्रकाश चलता है, हाइगेंस ने कहा ठीक है। न्यूटन ने कहा था कणों के रूप में चलता है, फोको आए, फोको ने कहा कि तरंगों के रूप में चलता है, तो हाइगेंस की बात सही हो गई। ठीक है भाई। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं। जब ये तरंगिकाएं हमारे आंख की रेटिना पर पड़ती हैं तब हमें वस्तु दिखाई देती है। अलग अलग रंगों के लिए तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है। द्वितीयक क्या है, जब मतलब पहले तो तरंगिकाएं चलती, जब वो टकराती हैं तो वहां से दूसरी तरंगिकाएं जनरेट होती हैं, जिसे हम लोग तरंगिकाओं के समूह को हम लोग कहते हैं तरंगाग्र। ठीक है। तब माध्यम में स्थित वह जिस पर सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं उसे हम लोग तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए इसकी सहायता से परावर्तन की व्याख्या करनी है, बहुत आसान है। ये दोनों डेरिवेशन मोस्ट वांटेड हैं और आपको पता होने चाहिए। लो देखो भाई, सबसे पहले ये तरंगिकाओं का समूह है, मतलब तरंगाग्र। ये देखिए तरंगिकाओं का एक पूरा समूह है, यानी तरंगाग्र है। यहां से ये पहले यहां से हिस्सा टकराया और इधर चला गया, फिर ये हिस्सा यहां टकराया और ये इधर चला, यानी पूरा तरंगाग्र आएगा, टकराएगा और वापस चला जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो यहां पे क्या है, ये एक यहां पे अभिलंब है, जो किरण आ रही है इसका कोण कितना मान रखा आई, जो जा रही है उसका कितना मान रखा है आर, बस इतना ही होता है। जो आई उसका आई, जो गई उसका आर। जो इसका वाला त्रिभुज है इसका कोण हमने आई मान लिया और इस वाले त्रिभुज का कोण हमने आर मान लिया। परावर्तन का नियम ये होता है, आई का मान आर के मान के बराबर होता है, आई का मान आर के मान के बराबर होता है। तो अगर हम सिद्ध करते हैं कि जी आई और आर बराबर है तो इस बात के ये सिद्ध हो जाएगा कि परावर्तन की व्याख्या हो गई। ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखो दो त्रिभुज हैं, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है। त्रिभुजों में अगर कोई तीन चीजें बराबर सिद्ध कर दें तो इसका मतलब वो समरूप त्रिभुज हो जाते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज हो जाते हैं और फिर उनके सारे मान बराबर होते हैं। ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाया, चाल बराबर दूरी बटे समय। सबसे पहले जाली दूरी ले ली बी ए डैश और एक बार ले लेंगे बी डैश ए, बहुत आराम से। आप सिर्फ देख लो, पीडीएफ में जब आप देखोगे इतने सरल लैंग्वेज में लिखा हुआ, खुद समझ में आ जाएगा यार। तो देखो पहले चाल बराबर दूरी बटे समय लगाया दोनों के लिए, दोनों बीटी बीटी हैं, मान रख दिया, बराबर कर दिया। दोनों त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज में दिखा दिया कोण बी और कोण बी डैश बराबर है। वो कोण बी बी डैश बराबर, क्यों, दोनों भैया 90 के कोण है तो ये बराबर है। दोनों बने हुए हैं ए डैश पे, तो उभयनिष्ठ भुजा है, ये देखो ये भी लिख दिया, ए डैश बराबर है उभयनिष्ठ भुजा है, और बी ए डैश ए बी डैश के बराबर, ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर लिया है। तीन बातें बराबर हो गई, इसका मतलब दोनों के कोण, कोण आई और कोण आर भी बराबर होंगे। यही परावर्तन का नियम है। अपवर्तन में क्या होगा, अपवर्तन में टकरा के वापस नहीं जाती है। परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी और वापस चली जाएगी। अपवर्तन का मतलब होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जो किरण आई, कोण आई है, आर है, सब वैसे ही है। बस अपवर्तन का नियम होता है, दोनों हमने मान निकाल लिए। ठीक है। अब हमने त्रिभुज लगाया, यहां देखो पहले इधर वाला त्रिभुज लेंगे,
क्या होता है, फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। जो सबसे बड़ी भुजा है नीचे जो बीच में उभयनिष्ठ वाली थी वो कर्ण है, और कोण के सामने हमेशा लंब होता है। ठीक है, तो कोण के सामने लंब बी ए डैश बटे में कर्ण। फार्मूला लगाया पहले त्रिभुज के लिए, साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण, साइन आर बराबर लंब बटे कर्ण, साइन आई साइन आर को भाग दे दिया, जो बी ए डैश इनके मान ऊपर निकाले तो रख दिए, बी वन अपॉन बी टू को नियतांक मान लिया, और यही होता है अपवर्तन यानी स्नेल का नियम। तो दोनों का अनुपात नियतांक है, यानी अपवर्तन की व्याख्या भी हो गई। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम बी डिकेडियन 12th पे। बहुत ही सरल लैंग्वेज में है, बस आपको मन लगा के पढ़ना है। सुबह से बैठ जाओ शाम तक, मेरी एक वीडियो को अगर आपने एक दिन में टारगेट बना लिया कि हम सुबह से बैठेंगे शाम तक, सर ने जितने इंपॉर्टेंट बताए हैं वो सब हम कवर कर लेंगे, तो दोस्त मजा काट दो, इस बात की गारंटी है। और एक हफ्ते की सीरीज है कहने के लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा डेडिकेशन के साथ, तब मजा आएगा भाई। ठीक है, यह है फ्रिंज चौड़ाई। ठीक है, फ्रिंज क्या होती है, सरल भाषा में कहते हैं कि प्रतिबिंब कह लो, छाया कह लो। ठीक है, सरल भाषा में कहते हैं। तो यहां देखो एक पर्दा है, यहां से सोर्स यानी प्रकाश आएगा, एक और पर्दा जिसमें 2 छिद्र हैं। ठीक है भाई, और सामने जो बिंदु P है यहां पर जो है वो फ्रिंज बन रही है, हमें फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, पर्दों के बीच की दूरी d है और यहां जो बीच की दूरी है वो x है। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना है। S1 S2A और PCO, S1 S2A और PCO दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो बात वही है, क्या होता फार्मूला, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। जो मान हमें चित्र में पता है वो हमने यहां रख दिए। हमारे पास S2A का मान आ गया XD अपान D। देखो S2A थोड़ा सा समझाते हैं आपको, यहां देखो ये हमने अलग से भी चीजें करवाई हैं दोस्त। ये देखिए S2A, ये वाली किरण यहां से चल रही है और ये पीछे से चल रही है, तो ये इतनी एक्स्ट्रा चल रही है। ये देखो, ये दोनों इतनी तो दोनों चल रही है, लेकिन ये वाली एक्स्ट्रा चल रही है, यानी दोनों के पथ में अंतर, रास्ते में अंतर, यानी पथांतर जो है वो इतना है। तो हमने दोनों त्रिभुजों को इस्तेमाल करके समरूप बना के S2A निकाला है। S2A का मतलब पथांतर होता है। ठीक है, तो ये अगर पथांतर हम लोगों ने सही निकाला है तो जो होता है, यानी जो पहले से सिद्ध किया हो, जो उसके बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने लिख दिया अगर दीप्त फ्रिंज है, चमकने वाली फ्रिंज वहां पे है, 2 तरीके की फ्रिंज होती है, एक चमकीली और एक काली। ठीक है, यानी कोई प्रकाश नहीं पहुंच रहा तो काली है, प्रकाश पहुंच रहा है तो चमकीली है। तो अगर बाई चांस जो है चमकीली है तो उसके लिए पथांतर n लैम्डा होता है। हमने निकाला XD अपान D, बराबर में रख दिया, x का मान निकल आया। ऐसे अदीप्त के लिए n-1 अपान 2 लैम्डा होता है, तो हमारा पथांतर हमने इसके बराबर रख दिया। ये होता है, दीप्त के लिए n लैम्डा होता है, और हमने जो निकाला अगर वो सही है तो हमने दोनों के बराबर रख दिया। चौड़ाई निकालने का तरीका क्या है, मान लिया 5वीं ईंट निकाल लो, 5वीं ईंट तक की दूरी और 6ठी तक की निकालो, 6ठी में से 5वीं घटा तो बीच की चौड़ाई निकल आएगी। तो हमने क्या किया, जो xn का मान ये है, n+1 का मान निकाल लिया, n की जगह n+1 रख दिया, और इस वाले में से इसे घटा दिया, जब घटाया तो W बराबर लैम्डा D अपान D आ जाएगा। यानी फ्रिंज चौड़ाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी फ्रिंज चौड़ाई में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पथांतर निकाल लेना है। फिर पथांतर दीप्त के लिए n लैम्डा होता है, n लैम्डा के बराबर रख देना है। अदीप्त के लिए n-1 अपान 2 लैम्डा होता है, उसके बराबर रख देना। बात खत्म हो गई, हल कर देना, दूसरे में से एक को घटा देना। प्रथम फोकस क्या होता है, तो प्रथम फोकस जो है जहां से आने वाली किरणें समांतर हो जाती हैं लेंस के बाद, उसे प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, बहुत सरल है। एक यहाँ लेंस है, इतना चौड़ा मत बनाइएगा। ठीक है, ये विवर्तन की घटना पर आधारित होता है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ से भाई बिल्कुल वैसे विवर्तन हो रहा है, प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी, फ्रिंज बनेगी, सब कुछ बिल्कुल वैसे। दोनों त्रिभुज ले लेंगे, देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण ले लेंगे, कोण छोटा है तो डेल्टा x का मान निकाल लेंगे। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, दोनों मान थीटा के हैं, बराबर कर देंगे, बाई का मान निकल आएगा, बात खत्म। उसके बाद हेडिंग डालेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट। उच्चिष्ट मतलब जहां पर वैल्यू हाईएस्ट है वहां तक का इस तरीके के ग्राफ दिखा दिया। उच्चिष्ट के पड़ोस वाले निम्निष्ठ होते हैं, इनकी कंडीशनें होती, कंडीशन लगा देंगे निम्निष्ठ के लिए। ठीक है, पथांतर इतना होता है, उच्चिष्ट के लिए कलांतर पथांतर इतना होता है, मान रख देंगे। फिर एक परावर्तक दूरदर्शी है। ठीक, दूरदर्शी में क्या होता है, एक अवतल दर्पण होता है, यहाँ पर एक समतल दर्पण होता है, शीशा देखने वाला होता है, यहाँ वस्तु अनंत पर रखी होती है। परावर्तक दूरदर्शी का काम क्या, दूर की वस्तुओं को दिखाएगा। वस्तुएं यहाँ से प्रकाश किरणें आती हैं, टकराती हैं, ठीक है, और हमारी आंख तक पहुंचती हैं एक लेंस की सहायता से। ठीक भाई, तो इस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, इसे आप प्रॉपर पढ़ लेंगे। ये इसकी समंजन क्षमता होती है, m बराबर माइनस का FO अपान FE। ठीक है भाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, जब कभी प्रकाश जो है वो धातुओं पे पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, इसी को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। निरोधी विभव, जिससे कम पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, निरोधी विभव। जिससे कम पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, देहली आवृत्ति। कार्यफलन, जिससे कम ऊर्जा पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, कार्यफलन। इस तरीके की चीजें हैं। ठीक है भाई,
कुछ नियम होते हैं कि प्रकाश जितना ज्यादा पड़ेगा इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा निकलेंगे, ठीक है, तीव्रता डिपेंड करेगी प्रकाश, इस तरीके से आप पढ़ लेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है, इसे देख लो। प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण क्या कहता है, जरा सुनो। समीकरण कहता है कि ये फोटोन है, जो प्रकाश है, प्रकाश वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, उसे हम लोग फोटोन कहते हैं। एक फोटोन की ऊर्जा h होती है। उन्होंने कहा इसका कुछ भाग जो है वो काम करने में खर्च हो जाता है। अभी हमने आपको बताया धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में कुछ काम करना पड़ेगा, काम करने में खर्च हो जाएगा। अब खाली इलेक्ट्रॉन को निकालना नहीं, लेके भी जाना है, तो लेके जाने के लिए गतिज ऊर्जा चाहिए होगी। तो ये फोटोन की जो ऊर्जा है ये दो तरीके से खर्च होती है, पहली इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दूसरी गतिज ऊर्जा उसे लेके जाने के लिए। तो बस यही इनका समीकरण लो, hν बराबर W प्लस E के, दो तरीके से ऊर्जा खर्च होती है। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल तो लिया लेकिन जा नहीं पा रहा इलेक्ट्रॉन, तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहा मतलब गतिज ऊर्जा जीरो होगी। ऐसी आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं, ν0 से लिखते हैं। तो W का मान hν 0 हो गया, इसमें रख देंगे, hν 0 इधर ले आएंगे, फार्मूला हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा का फार्मूला सबको पता है, हाफ mb मैक्स स्क्वायर, हाफ mb स्क्वायर होता है, मैक्स मतलब अधिकतम। तो इस तरीके से h कॉमन आ गया, यह प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण है। इसी समीकरणों से व्याख्या होती है, इसे आप पढ़ लेंगे और उसके बाद फाइनली ये पीडीएफ खत्म है, ठीक है भाई। इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें, हम चाहते तो आपको सिर्फ पीडीएफ देके घुमा सकते थे, लेकिन नहीं, फिर भी हमने एक बार बहुत क्विक रिवीजन कराने की कोशिश की है फटाफट से, ताकि आपकी नजर में अगर है, जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो लोग भी देख लें, और जो नहीं हुई है तब भी अगर वो क्विक देखते हैं, और जो भी दिक्कत आपको लगती है, ये सारी चीजें मोस्ट वांटेड हैं, ब्रह्मास्त्र हैं। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है आराम से, दो प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, एक में 104 वीडियोस हैं और एक में लगभग 30+ वीडियोस हैं जो अभी नई है। उसमें भी हमने ये सारे डेरिवेशन एक एक करके 1 to 1 कराए हैं, एक एक घंटे के क्लास हैं, आराम से समझाए हैं। आप उसे जाकर देख सकते हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी बी डिकेड टेलीग्राम पे। हम मिलते हैं आपसे जल्द ही डे 4 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।